Hello student, today we are going to start our new chapter control statement in Java. In this chapter we will learn about the different types of loops and conditions. So let's start. This is chapter number 5 control statement in Java. In this chapter we have to learn about the loops, the different types of loop, for loop, while loop, do while loop and different types of conditions, if condition, if else condition, nested if condition. So let us start. Learning objective. First we will discuss about the introduction to the control flow, control statement. After that we will learn the conditional statement, that is if else if, ladder, switch statement. Then we will study about the looping statement, or we can say looping structure, for loop, while loop, do while loop. Then after that we will learn about jumping statement, break, continue and return, scope of the variables and developing Java application. So let's begin. Introduction. In general, a program is executed from beginning to end. Sometimes it required to execute the program selectively or repeatedly as per defined condition, such as construct are called control statement. देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन से लिखना, वो एंड पर जाके ख़त्म हो जाता है. वो एक जनरल प्रोग्राम हुआ. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें स्टेटमेंट को स्किप करके कुछ आगे स्टेटमेंट पे जाना होता है, या कुछ अदर साइड पे लिखे स्टेटमेंट की तरफ हमें मूव करना पड़ता है. तो इस टाइप की कंडीशन को रिपीट करने, इस टाइप की कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट को हमको बार बार रिपीट करना होता है. तो इस टाइप की कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है, या कुछ कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना पड़ते हैं. इन्हीं कंस्ट्रक्ट को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है. मैं एक बार शॉर्ट में आपको वापस बता दूं. जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब एक जनरल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, फर्स्ट लाइन लिखते हैं, सेकंड लाइन लिखते हैं, थर्ड लाइन लिखते हैं, फोर्थ लाइन लिखते हैं एंड सो ऑन, मतलब इस प्रकार से हम लोग वन बाय वन लाइन लिखते चले जाते हैं और लास्ट में जाके हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है. तो इस टाइप की कोडिंग में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन कभी कभी कुछ प्रोग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोग ने कुछ लाइन को कोडिंग किया अपने, और उसके बाद आपको कुछ लाइन के ऊपर जंप करना है, या हो सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करना है. तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट आ जाते हैं इन्हें, या इस टाइप की जो कंडीशन आ जाती है, इस टाइप की कंस्ट्रक्ट जो होते हैं उसे कहा जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट. मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं वो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं. अब प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो होते हैं जावा के अंदर, उसको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है. जैसे फर्स्ट होता है सीक्वेंस. जब सीक्वेंस की बात होती है तो सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं किस ऑर्डर में, टॉप टू डाउन सीक्वेंस में. टॉप टू डाउन सीक्वेंस का मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ एग्जीक्यूट होंगे. मतलब ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन लिखेंगे, थर्ड लाइन लिखेंगे, फोर्थ लाइन लिखेंगे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट है सिलेक्शन, और वी कैन से कंडीशनल और डिसीजन. एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट डिपेंड ऑन द कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. कितनी बार हम लोग स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार की कंडीशन दे देते हैं कि अगर स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो इस टाइप का जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, या डिसीजन मेकिंग हमें करना होती है, तो वहाँ पर हम लोग इफ एल्स, स्विच कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं, या इन्हें हम लोग कंडीशनल ब्लॉक भी कहते हैं. उसके बाद बात होती है इटरेशन की. इटरेशन मीन्स लूपिंग. अब लूपिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या हो, बार बार एग्जीक्यूट होंगे. जैसे स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, रिपीटेशन टिल द डिफाइंड कंडीशन ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि हो सकता है कि हमें वहाँ पर उनका स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो, और जब उन्हें मल्टीपल टाइम रिपीट करना होता है तो इस टाइप की जो लूपिंग स्ट्रक्चर होता है या इटरेशन होती है, कंस्ट्रक्ट होता है, उसे हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं.
ये लूपिंग स्ट्रक्चर है, ये कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसा भी हमने इस इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो होते हैं वो उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। सीक्वेंस, जिसमें स्टेटमेंट 1 बाय 1 टॉप टू डाउन ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सिलेक्शन, जब हमें कुछ स्टेटमेंट के ऊपर कंडीशन लगाना होती है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर ये एग्जीक्यूट हो या कुछ कंडीशन के फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट हो, तो उस कंडीशन में हम लोग सिलेक्शन या कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने बात की इटरेशन की। इटरेशन में जहाँ पे लूपिंग स्ट्रक्चर आ जाता है, कुछ स्टेटमेंट को हमको बार बार रिपीट करना होता है, तब हम लोग इटरेशन या लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो भी हमने देखा उसको हम डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे समझा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट देखा, तो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, सीक्वेंस मिल जाता है। अब जो सेकंड है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट हमने देखा था, वहाँ पर हमें जो डेटा का फ्लो है वो कंडीशन पे आके चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाली कंडीशन में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस कंडीशन में हम लोग नीचे वाले लिखे हुए स्टेटमेंट पर जाएंगे और उसके बाद ये हमारा जो लूप होगा ये एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इटरेशन कंस्ट्रक्ट की। इटरेशन कंस्ट्रक्ट में हमारे पास कंडीशन होती है और कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तो उसके अंडर में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट होगा वो परफॉर्म होता रहेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो हम लोग इस स्टेटमेंट में आ जाएंगे, यहाँ से ये कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद हम लोग वापस से कंडीशन में जाएंगे, ट्रू है तो हम फिर से नीचे आ जाएंगे, फिर ये इसके अंडर में लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर से कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस इटरेशन कंस्ट्रक्ट को समझते हैं या इसको समझा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की, जो कि हमने अभी फर्स्ट टाइप पढ़ा था, एक स्टेटमेंट का टाइप का कैटेगरी का। उसमें सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दे आर इग्नोर्ड। देखिए इफ स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट होता है या इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी कंडीशन को अगर टेस्ट करते हैं तो उसके आगे हमें इफ़ लगाना होता है, और जब इफ़ कंडीशन में हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उस कंडीशन में इफ़ के अंदर ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अदरवाइज उन स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। द कंडीशन में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो कंडीशन लिखी जाती है वो सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। उसके लिए हम लोग एंड या और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ कंडीशन को हमेशा पैरेंथेसिस में एंक्लोज किया जाता है। एक्सप्रेशन डिफाइंड एज कंडीशन मस्ट बी इवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे जो कंडीशन है उसको एज अ एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो ट्रू है तो हम इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, और अगर वो फॉल्स है तो इफ़ वाले स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट होगा हम लोग वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं पर सिलेक्शन करना हो या कहीं पर कंडीशन अप्लाई करना हो। देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, ये सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। इफ़ यहाँ पे लिखा, ये हमारा एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग इसके नीचे जो ब्लॉक होता है उसमें जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं उन पर पहुंच जाते हैं और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी होते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन में इसके अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। इफ़ का जो ब्लॉक ख़त्म हो रहा है उसके नीचे लिखा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने लगता है और हम लोग इस लूप के अंदर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जा पाते। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है इफ़ नम ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो नम है वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा,
जे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट। जे लेबल एक लेबल हम लोग क्रिएट करेंगे, ये कंपोनेंट है जावा कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के ऊपर हम सेट टेक्स्ट कर देंगे, सेट टेक्स्ट मेथड का नाम है, और इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि नम इज ग्रेटर देन 0, तो नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी अगर वो 0 से बड़ी है तो आपको क्या प्रिंट होता हुआ दिखेगा, नंबर इज पॉजिटिव। एक दूसरा एग्जांपल है, इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 9, तो अगर सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और सी एच इज एंड यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये एंड ऑपरेटर है, और यहाँ पे सी एच इज लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब यहाँ पे सी एच की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में, या 0 से लेकर 9 के बीच में, या 0 या 9 भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन है, मतलब ये ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ डिजिट। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दे रहे हैं, और कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो ये इफ स्टेटमेंट हुआ। वैसे ही होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, इफ एल्स। द इफ एल्स ऑल्सो टेस्ट कंडीशन, इफ डिफाइंड द कंडीशंस इज ट्रू द स्टेटमेंट इन द ट्रू ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। देखिए ये इफ एल्स वाला जो स्टेटमेंट है ये भी ऑलमोस्ट आपका जो इफ कंडीशन है उसका जैसा ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ के अंदर लिखी कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कोई दो में से कोई ना कोई एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स को आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। इफ यहाँ पे कंडीशन हो गई या सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हुई तो इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्स वाले ब्लॉक में। मतलब यहाँ पर जो है जो कंडीशन है वो आपको दो में से कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म करने की परमिशन देगी, या दो में से कोई एक टास्क तो परफॉर्म होगा ही होगा। लेकिन इसके पहले जो हमने इफ कंडीशन पढ़ी थी या इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, वहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ के अंदर लिखे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। तो वहाँ पर केवल एक ही कंडीशन थी और वो कंडीशन फेल हो गई तो आप लूप से स्टेटमेंट से बाहर आ गए। वहाँ पर एल्स वाला कोई पार्ट नहीं था, और एल्स वाला पार्ट नहीं था तो वहाँ पे कोई कंपल्शन भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे कंपल्शन है, इफ़ वाली कंडीशन के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए तो एल्स वाले होंगे, और एल्स वाले नहीं हुए तो इफ़ वाले होंगे। अब इफ़ कंडीशन को अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो देखिए इफ़ जो है उसमें नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या सेट टेक्स्ट हो जाएगा जे लेवल के ऊपर, नंबर इज पॉजिटिव, एल्स यहाँ पर जे लेवल 1 सेट टेक्स्ट हमने लिखा और प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 0 और नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाए, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई, ये फेल हो गई इसका मतलब क्या है कि नंबर या तो 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एल्स है वो हमें एक ऑप्शन और दे रहा है कि अगर आपको ये ऑप्शन आपका ट्रू नहीं हो पा रहा है या ये ऑप्शन आपके ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एल्स पार्ट में जाके जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एज यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी जो इसके अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाली गई होगी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो उस कंडीशन में जे लेवल के ऊपर सेट टेक्स्ट हो जाएगा एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यहाँ पर सेट टेक्स्ट हो जाएगा नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तो डेफिनेटली प्रिंट होगा ही होगा। कंडीशन ट्रू हुई तो ऊपर वाला और कंडीशन फॉल्स हुई तो नीचे वाला। अब यहाँ पर एक और इन्होंने आपको हिंट दिए। इन्होंने कहा है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है। जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल में इफ़ के जो ब्लॉक थे वो ब्लॉक आप स्किप कर सकते हो अगर यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट ही है, तो यहाँ पर आप लोग जो ये ब्लॉक गिवन है इन ब्लॉक्स को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। वैसे ही जो सेकंड एग्जांपल है वहाँ पे भी आप लोग
ब्लॉक को स्किप कर सकते हो, और यहाँ पे तो इन्होंने ब्लॉक लगाए भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने बात नीचे बोली गई है वो इन्होंने नीचे वाले एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट भी कर दी है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं नेस्टेड इफ। सबसे पहले हमने इफ देखा, फिर इफ एल्स देखा। अब इसके अलावा एक होता है इफ स्टेटमेंट अंडर इफ स्टेटमेंट, और वी कैन से इट इज अ ब्लॉक और इन द फॉल्स ब्लॉक। इट इज नोन एज द नेस्टिंग ऑफ इट, प्लेसिंग एन इफ इनसाइड अनदर इफ। ये एक प्रकार की नेस्टिंग होती है। इसमें इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, या एल्स के अंदर इफ, एल्स के अंदर एल्स, इस टाइप के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। तो इसे कहा जाएगा नेस्टेड इफ या लेडर इफ। क्लियर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पहले हमने इफ कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट लिखा, उसकी कंडीशन लगाई। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम लोग इस इफ के ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर फिर से एक इफ एल्स लगाए, और ये ब्लॉक अगर बंद होता है तो हम लोग, अगर ये इफ कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई तो हम लोग इफ में ना जाते हुए सीधे एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे, और एल्स ब्लॉक में फिर से इफ कंडीशन लगी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफ के अंदर इफ का यूज हो रहा है, और जब इफ के अंदर इफ का यूज हो रहा है तो इसे नेस्टेड इफ कहा जाता है, या इसे नेस्टेड कंडीशंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। इफ कंडीशन के अंदर नम ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जे लेबल के ऊपर सेट टेक्स्ट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। एल्स में हमने लिखा है नंबर इज ग्रेटर लेस देन 0, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अब इसके इफ के अंदर हमने एक एल्स पार्ट लगाया है, और इस एल्स पार्ट में लिखा है नंबर इज 0। तो मतलब अगर इफ वाली कंडीशन फेल हुई तो हम इस एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी कि अगर नंबर लेस देन 0 है तो ये प्रिंट हो जाए, और नंबर लेस देन 0 नहीं है तो ऑब्वियसली कि नंबर इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए। मतलब जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट देना होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस हमें यूज़ करना होती है, तो हम लोग नेस्टेड इफ ब्लॉक का यूज़ करते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब अपन देखते हैं इफ एल्स इफ लेडर। अब इसके अंडर में क्या होता है, व्हेन अ एल्स ब्लॉक कंटेन another if and this nested by may have another if and so on. This nesting is often known as if else if ladder or staircase. देखिए, जब किसी if स्टेटमेंट की कंडीशन तो हमने लिखी और उस कंडीशन में हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया, लेकिन उसके एल्स में एक और if else हो, उसके एल्स में एक और if else हो, उसके एल्स में एक और if else हो, तो इस प्रकार का जो नेस्टिंग होता है वो if else if ladder कहलाता है। ये एक प्रकार का स्टेयरकेस जैसा होता है, और इसका यूज़ हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग को के कंस्ट्रक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ़ डे इक्वल टू 1 देन जे लेवल सेट टेक्स्ट संडे, जे लेवल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा संडे। एल्स डे 2 होगा तो उस कंडीशन में प्रिंट हो जाएगा मंडे। एल्स इफ़ डे इक्वल टू 3 होगा तो उसमें प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे। इफ़ डे 4 होगा तो प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे, डे 5 होगा तो थर्सडे, डे 6 होगा तो फ्राइडे। जे एल्स, इस इफ का एल्स जो है अब केवल सैटरडे बच रहा है, तो यहाँ पे अपन सीधे इसके एल्स में सैटरडे लिख देंगे। यहाँ पे आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से इफ़ एल्स इफ़ लेडर का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाए। अब इसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर एंड इफ स्टार्टर्स। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जैसे आप लोग सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क होता है फिर कॉलन होता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। इफ एल्स स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह हम लोग इस कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ इफ इज मोर concise compact code but it is less functional than if। देखिए अगर हम लोग बात करें if else के कंपेयर में इस कंडीशनल ऑपरेटर की, तो ये जो कंस्ट्रक्ट होता है ये ज़्यादा कॉन्साइज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, बट ये फंक्शनल जो होता है वो इफ़ के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। तो इस कारण से हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। फिर कंडीशनल ऑपरेटर जो लिखा है प्रोड्यूसेस एन एक्सप्रेशन सो दैट अ सिंगल वैल्यू और एक्सप्रेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड वेयर if else is more flexible whereas you may use multiple statement expression and assignment। अब ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो
तो ये सिंगल एक्सप्रेशन सिंगल वैल्यूज़ के लिए काम करता है, लेकिन जब मल्टीपल वैल्यूज़ होती है जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है तब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कम फ्लेक्सिबल होता है जबकि इफ एल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए इसका यूज़ नहीं कर पाते। When conditional operator is used as a nested form, it become more complex and difficult to understand. अब अगर हमने इसको नेस्टेड फॉर्म में यूज़ किया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और उसको समझना मुश्किल भी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं और इसको लिखना नहीं चाहते। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। द स्विच स्टेटमेंट मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन कैन बी मेड इन जावा बाय यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। देखिए लास्ट जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने इफ़ कंडीशंस की बात की थी, नेस्टेड इफ़ की बात की थी, इफ़ एल्स की बात की थी, लेकिन आज हमें उन्हीं का कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म, उसी का एक अल्टरनेटिव पढ़ना है जिसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। और ये स्विच स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना भी है, समझना भी है। अब देखिए जब हमें मल्टीपल ब्रांच को सिलेक्ट करना होता है या हमारे पास मल्टीपल ब्रांच होती है जिसमें हम लोग सिलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। स्विच स्टेटमेंट जो होता है इसमें अलग अलग वैल्यूज़ को टेस्ट किया जाता है और इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो शॉर्ट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है। और यहाँ पर जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब जब आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं और स्विच के अंदर अलग अलग केसेस लिखे होते हैं और जो कंडीशन ट्रू होती है, जो कंडीशन यूज़र द्वारा दी जाती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो केस होता है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स दिया है जिसमें स्विच सबसे पहले लिखा जाता है। ये कंस्ट्रक्ट है और इसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू यूज़र द्वारा दी जाती है। यूज़र जैसे ही वैल्यू सिलेक्ट करता है या कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करके वैल्यू जनरेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो केस उससे रिलेटेड होता है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। तो जैसे फर्स्ट होता है केस 1, फिर उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर केस 2 उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, फिर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिर केस स्टेटमेंट लिखा जाता है थर्ड, उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, फिर ब्रेक लिखा जाता है और लास्ट में हम लोग लिखते हैं डिफ़ॉल्ट और फिर उसके स्टेटमेंट कंप्लीट करके ये ब्रेक जो स्विच स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए एग्जांपल से आप लोग जल्दी समझ पाएंगे। स्विच स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा और स्विच स्टेटमेंट लिखने के बाद या स्विच कंस्ट्रक्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन की जगह डाल दिया डे। अब यूज़र जैसे ही डे की वैल्यू 1 डालेगा तो उसको केस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा और DOW की जगह उसको दिखेगा संडे, डेट डे ऑफ द वीक। और संडे जैसे प्रिंट हो जाएगा वैसे ही आपका जो स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक होकर आपको जो स्विच के बाद के स्टेटमेंट है आपका कंट्रोल वहाँ पहुँचा देगा। अगर डे की जगह यूज़र ने यहाँ पे 2 डाला तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे सेकंड केस एग्जीक्यूट होगा और सेकंड केस में आपको DOW की वैल्यू दिखेगी मंडे। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, आपको सीधे स्विच स्टेटमेंट के नीचे का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे पहुँचा देगा। अगर यहाँ पे डे की जगह यूज़र ने 3 डाला है तो फर्स्ट और सेकंड केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सीधे केस 3 एग्जीक्यूट होगा और DOW की जगह आपको DOW जो वेरिएबल है उसमें आपको दिखाई देगा ट्यूसडे। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर आपको सीधे कहाँ पहुँचा देगा, जो स्विच स्टेटमेंट के बाद के स्टेटमेंट है वहाँ पर। इस प्रकार से यूज़र यहाँ पे डे की जगह जो वैल्यू डालेगा, जो नंबर इंटर करेगा उस अकॉर्डिंग यहाँ से केस एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ लिखा हुआ ब्रेक आपको बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने देने का मौका नहीं देगा, आपको सीधे स्विच स्टेटमेंट से बाहर करके आपको वहाँ पर पहुँचा देगा जहाँ पर स्विच स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट या स्विच जो है वो काम करता है और हर केस के साथ यहाँ पे ब्रेक लिखा जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेक क्यों लिखा जाता है तो आपको ये बताना आना चाहिए कि केस में लिखे गए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम नेक्स्ट केस पे ना चले जाए, इसलिए वहाँ पे ब्रेक लिखना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग ब्रेक लिखते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट देकर उसके अंदर कंडीशन दी जाती है। कंडीशन में आप लोग डायरेक्ट वैल्यू असाइन करवा सकते हैं यूज़र से, और वैल्यू असाइन ना करना चाहे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दे सकते हैं
और उस एक्सप्रेशन का जब कैलकुलेशन होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट होगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे केस डिसाइड कर सकते हैं। और केस में सबसे लास्ट होता है डिफ़ॉल्ट। अब यूज़र ने 1 2 3 4 5 6 7 इंटर नहीं किया, यूज़र ने वहाँ पे इंटर कर दिया 8। तो जब इंटर उसने 8 किया है तो उसके सामने एक मैसेज आना चाहिए जिसमें लिखा होगा रॉन्ग इनपुट। तो यहाँ से यूज़र समझ जाएगा कि उससे ये स्टेटमेंट या जो उसने वैल्यू डाली है वो गलत डाली है, और गलत डाली है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और स्विच भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, स्विच स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम में 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको सिंटेक्स लिखना है। और अगर सिंटेक्स नहीं लिखना आ रहा है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ करिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर एग्जाम्पल सिंटेक्स लिखा जाता है, एग्जाम्पल को अवॉइड किया जाता है। तो जब भी आपको स्विच स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये मल्टी ब्रांचिंग सिलेक्शन प्रोसेस होती है जो कि इफ़ और इफ़ एल्स का अल्टरनेट होता है। इसमें हम लोग शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग और कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं और एक्सप्रेशन कंडीशन ट्रू होने पर हम किसी भी केस में इंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्विच एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो स्विच होता है वो इफ़ एल्स के स्टेटमेंट का जस्ट अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट होने का मतलब है कि आप चाहे तो स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें स्विच यूज़ करना चाहिए या इफ़ एल्स यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, स्विच कैन टेस्ट ओनली इक्वलिटी whereas if can evaluate any type of the relational logical expression that is greater than, less than, equal to, greater than, equal to, not equal to, and or etc. cannot be used with the switch case statement. अब देखिए, स्विच जो है वो केवल और केवल इक्वलिटी चेक कर पाता है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं कर पाता। तो अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करना है तो आपको उसके साथ इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। स्विच वहाँ पे आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि स्विच केवल इक्वलिटीज के जो साइन होते हैं केवल उन्हीं को चेक कर सकता है। in switch a single value or constant can be tested, but in if more versatile expression can be tested. अब स्विच के अंदर केवल एक ही वैल्यू या कांस्टेंट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि वहाँ पे इक्वलिटी को ही चेक किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग केवल क्या चेक कर सकते हैं कि सिंगल वैल्यू लेकिन जब हम लोग इफ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्सेटाइल एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जा सकता है और अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। द स्विच स्टेटमेंट कैन हैंडल ओनली बाइट, शॉर्ट, इंट और कैरेक्टर वेरिएबल, बट इफ कैन टेस्ट मोर डेटा टाइप लाइक फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग। अब अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जबकि इफ एल्स के अंदर फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग स्टेटमेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, नीचे एक एग्जांपल है जिसमें एक तरफ तो इफ एल्स लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसी प्रोग्राम को हमने स्विच के थ्रू बनाया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें इफ एल्स लगा है, इफ कंडीशन में इफ स्टेटमेंट है, उसमें एक कंडीशन दी ग्रेड इक्वल टू ए, जिसकी ग्रेड इक्वल होगी वो इफ कंडीशन में आ जाएगा और वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेल डन। लेकिन अगर इफ कंडीशन फेल हुई तो आप एल्स में आ जाओगे। एल्स में फिर से कंडीशन है इफ ग्रेड इक्वल टू बी देन सेट टेक्स्ट नाइस एफर्ट्स, और अगर जिसकी कंडीशन यहाँ पे भी फेल हो गई मतलब वो ग्रेड सी में आ जाएगा और ग्रेड सी के लिए प्रिंट हो जाएगा कीप इट अप। दैट इज़, या हो सकता है कि यहाँ पर भी एक और एल्स हमने लिखा है इफ एल्स में, अगर जिसकी कंडीशन सी से भी डाउन है तो वो और इसके एल्स में आ जाएगा और यहाँ लिखा मिलेगा आपको ट्राई अगेन। तो इस प्रकार से हमें इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स मतलब नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना पड़ रहा है। जबकि हम लोग अगर स्विच का यूज़ करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे सीधे यूज़र ग्रेड डालेगा, अगर वो ए ग्रेड है तो सीधे वेल डन प्रिंट हो जाएगा, बी ग्रेड है तो नाइस एफर्ट प्रिंट हो जाएगा, सी केस है तो उस कंडीशन में कीप इट अप प्रिंट होगा। और सभी स्टेटमेंट के बाद हमें ब्रेक लिखना कंपलसरी होगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते तो उसके बाद के स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट है यहाँ पे जेटेक्सफिल डॉट सेट टेक्स्ट ट्राई अगेन।
अगर यूज़र ने ABC के अलावा कोई और वैल्यू डाली है तो आपको एक डिफ़ॉल्ट मैसेज मिलेगा जो कि ट्राई अगेन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और इन स्टेटमेंट को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंस होपफुली समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इटरेशन की या लूपिंग स्ट्रक्चर की। तो देखिए इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट, iteration or looping allow a set of instruction to be executed repeatedly until a certain condition is true or false। iteration या looping की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें set of instructions होती है जो किन्हीं भी instructions को repeatedly execute होने में जो एक condition है वो provide करती है, लेकिन ये condition true और false के ऊपर depend करती है। As per the placing of condition to be tested, a loop may be entry controlled और exit controlled। अगर हम लोग लूप में आने और जाने की बात करें तो लूप दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। इन एंट्री कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग अगर एंट्री कंट्रोल लूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो पहले टेस्ट होती है, उसके बाद उसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। वेयरएज इन एग्जिट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अगर एग्जिट कंट्रोल्ड स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो वहाँ पर स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होंगे, देन कंडीशन इज टेस्टेड, और उसके बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, विच एंश्योर एटलीस्ट नो ऑन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। इससे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन का स्टेटमेंट का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उस एग्जीक्यूशन का टाइम अगर कम होता है तो प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। As per the number of execution, a loop may be counter controlled और sentinel loop। अब बात करते हैं अपन कि कोई लूप है तो उसके अंदर लिखा हुआ जो कंटेंट है वो कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया है मतलब वो लूप कितनी बार चलेगा, या वो लूप सेंटिनल कंट्रोल्ड होगा। तो काउंटर कंट्रोल लूप्स आर एग्जीक्यूटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जो काउंटर कंट्रोल्ड होते हैं लूप होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलते हैं, but sometimes sentinel loop may be stopped anytime by giving it sentinel value। लेकिन जो sentinel loop होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चलता है, और जैसे ही sentinel वैल्यू को असाइन किया जाता है वो लूप बंद हो जाता है। दैट इज नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी फोरकास्टेड। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा हम उसको फोरकास्ट भी कर सकते हैं। अ बॉडी ऑफ लूप कंटेन अ ब्लॉक हैविंग स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। अ बॉडी ऑफ द लूप कंटेन अ ब्लॉक। अब यहाँ पे जो ब्लॉक होता है किसी लूप के अंदर, जब हम लोग लूप क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें ब्लॉक बनाना पड़ते हैं, और वो जो ब्लॉक होते हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीटेडली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और उनके एग्जीक्यूट होने से ही क्या होता है हमारा जो कोडिंग पार्ट है वो कंटिन्यूस चलता है, और उसमें से कुछ स्टेटमेंट को हमको बार बार रिपीट करना होता है, तो हम लोग लूप का यूज़ करते चले जाते हैं। अब अगर हम लोग लूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 लूप की बात करेंगे। पहला होगा फॉर लूप, फिर होगा वाइल लूप, और फिर होगा डू वाइल लूप। इन सिंपल यूज अ फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल्ड एंड काउंटर कंट्रोल्ड। अगर हम लोग फॉर लूप की बात करते हैं तो फॉर लूप हमेशा एंट्री कंट्रोल्ड होता है और काउंटर कंट्रोल्ड होता है। एंट्री कंट्रोल्ड मतलब इसमें कंडीशन पहले जहाँ पे हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं वहीं पर चेक हो जाती है। काउंटर कंट्रोल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखे गए स्टेटमेंट, यहाँ पे जो कंडीशन में लिखी जाती है यहाँ पे जो कंडीशन लिखी जाती है उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर लूप उतने टाइम्स लूपिंग स्ट्रक्चर को अपना चलाता है, उसके बाद वो लूपिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है। देखिए इसका सिंटैक्स गिवन है, ये सिंटैक्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब है यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो असाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, उसके बाद हम लोग कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन को अपडेट करते हैं बाय 1 या बाय 2। यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं उसको प्लस करके भी और माइनस करके भी, और फिर यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं फॉर के। तो ये कंडीशन को ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ये सिंटेक्स है, और ये सिंटेक्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर लूप, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई और उसमें असाइन कर दी वैल्यू 1। अब आई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे क्या होगा,
ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो एग्जीक्यूट होगा तो वो आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हम जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, आई प्लस प्लस में। आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू को 1 से आगे बढ़ा देगा, और जैसे ही आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, तो नहीं, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल तो आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आई प्लस प्लस से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, मैंने इसको 11 बोला था, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे वापस से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज़ 2। फिर हम लोग वापस से यहाँ पे आई प्लस प्लस पे पहुँचेंगे, और जैसे आई प्लस प्लस पे पहुँचा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 वापस कंडीशन चेक होगी, क्या 3 लेस देन 10 होता है, तो कंडीशन ट्रू है, वापस से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से 1 बाय 1 आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कितनी बार हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, 3 बार। कंडीशन हमने 10 के लिए लगाई थी, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ 3 बार, तो सॉरी 3 बार नहीं, 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन जो लगाई है वो 10 है, और कंडीशन अगर 10 है तो उस कंडीशन में 10 टाइम्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये स्टेटमेंट जो है काउंटिंग हमें 1 से लेकर 10 तक दिखाई देगी। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम लूप स्ट्रक्चर हमने अप्लाई किया हुआ है इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। तो आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 0 से, फिर आई की वैल्यू चेक हुई पहले 50 से कि आई की वैल्यू क्या 50 से छोटी है या बड़ी है। अब यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 50 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आई के अंदर लिखा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। फिर हम लोग इस लूप से बाहर आके आ जाएंगे कहाँ पर, आई इक्वल टू आई प्लस 2 पर। ये अपडेट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 से आगे बढ़ जाएगी, आई के अंदर आ जाएगा 2। कंडीशन चेक होगी, क्या 2 50 से छोटा है, यस 2 इज लेस देन 50, तो यहाँ पर वापस से ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर आई की जगह आ जाएगा 2। इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे इसी स्टेटमेंट पर अपडेशन के ऊपर। आई की वैल्यू पहले 2 थी, अब उसमें वापस 2 से प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, ये 4 असाइन हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 इज़ लेस देन 50, यस 4 इज़ लेस देन 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस प्रकार से लूप चलता जाएगा और ये वैल्यू 50 तक की प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक प्रिंट होगा 50 तक। तो ये जो लूप हो गया ये इवन नंबर लिखने के लिए एक लूप हो जाएगा, और इवन नंबर अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप लगाना चाहेंगे। इसके बाद एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो कि फ़िलहाल अभी आपके काम का नहीं है। इसके बाद लूप टू गेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, स्टार्टिंग के 10 नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है इसको करने के लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन इनकी भी बात करेंगे, इनके ऊपर भी प्रोग्राम हम लोग बना के देखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग वाइल लूप की। सॉरी, वाइल लूप से पहले हमें देखना होगा वेरिएशन ऑफ फॉर लूप, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन। A for loop may contain multiple initialization and update expression separated by comma। देखिए यहाँ पे हम मल्टीपल जो इनिशियलाइजेशन है वो मल्टीपल टर्म्स का कर सकते हैं, जैसे आई इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एंड सम प्लस प्लस और आई प्लस प्लस। मतलब यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग का स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं या जहाँ पे हम लोग अपडेट करते हैं, उन दोनों की जगह पर हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल अपडेशन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्शनल एक्सप्रेशन। इन फॉर लूप इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेट सिलेक्शन में बी ओमिटेड, नोट दैट कॉलन मस्ट बी प्रेजेंट। अब देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग इनिशियलाइजेशन और अपडेशन दोनों को स्किप कर देते हैं और बीच में केवल कंडीशन लिखी होती है, तो ये ऑप्शनल होता है। मतलब अगर आप आगे का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना चाहते या अपडेट नहीं करना चाहते तो आप केवल फॉर लूप लगाकर कंडीशन भी दे सकते हैं। उसके बाद होता है इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप में भी एंडलेस इनफाइनाइट व्हेन डिफाइंड कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू और इट इज ओमिटेड। अब देखिए कभी कभी लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है। इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि लूप चलता ही रहेगा, उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते ही रहेंगे, वो कंडीशन कभी ब्रेक नहीं होगी।
लेकिन ये होता है कब, जब आप फॉर लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट ना दो, ना इनिशियलाइज करो, ना कंडीशन दो, ना ही आप अपडेशन करो, तो उस कंडीशन में जो लूप बनता है वो इनफाइनाइट लूप होता है। नेक्स्ट इज एम्प्टी लूप। फॉर लूप में not contain any statement in looping body, that is empty loop. If colon is placed out after for loop then the empty loop is created. अब देखिए कितनी बार ये होता है कि फॉर लूप हम लगाते तो है, लेकिन उसके पीछे अगर हमने सेमी कॉलन लगा दिया तो आपका जो लूप है वो एज अ एम्प्टी लूप काम करेगा। एम्प्टी लूप होने का मतलब है कि इसके जो स्टेटमेंट है वो काउंट ही नहीं होंगे, और अगर वो स्टेटमेंट काउंट नहीं होंगे तो आपका फॉर लूप क्या हो जाएगा, एज अ एम्प्टी लूप काम करने लग जाएगा। लास्ट है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड फॉर लूप कांट एक्सेस आउटसाइड द लूप सिंस इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप। अब देखिए अगर आपने फॉर लूप के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आप उसको लूप के बाहर कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे उस वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ये आउट ऑफ द स्कोप है, और जब ये आउट ऑफ द स्कोप होता है तो उस कंडीशन में इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप की, लेकिन अब ये जो बनेगा ये होगा आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।